हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें ताकि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कल हमने सेट नंबर 2 क्लियर किया था साइंस का। आज सेट 3 क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो होता है वो क्या होता है? हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। अब यहाँ पे ध्वनि, तो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की जो तीव्रता की बात करते हैं, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक क्या है? तो बेल। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने की मात्रक क्या है? बेल। बेल जो एक बड़ा मात्रक है, बेल क्या है? एक बड़ा मात्रक है, इसलिए इसके जगह छोटा मात्रक का प्रयोग डेसिबल करते हैं। क्या करते हैं? डेसिबल, जो बेल का ही 1/10वां भाग है, बेल का ही 10वां भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है? सौर विकिरण जो दिखाई देगा वो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। परास मतलब होता है रेंज। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश जो है कैसी, अगर पूछ देगा प्रकाश कैसी तरंग है और ध्वनि कैसी तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वह क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण प्रकाश तंतु क्या करता है? उसके सिद्धांत पर काम करता है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं। प्रकाश तंतु जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या घटना घट सकता है? तो हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण। कांच में आई दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण। अपवर्तन से क्या क्या घटना घटित है? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। जल में डूबी हुई सीधी छड़ें हल्का टेढ़ी दिखाई देती है, वो अपवर्तन के कारण। और प्रकीर्णन के कारण क्या घटना घटित होता है? तो आकाश का रंग नीला जो दिखता है वो प्रकीर्णन के ही कारण। तो क्वेश्चन था आपका, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेरी बेरी किसकी कमी से होती है? बेरी बेरी रोग जो होती है वो किसकी कमी से होती है? तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। डिटेल्स में देखते हैं इसका ऑप्शन सबको। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, वो जो गला से संबंधित रोग है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और कैल्शियम की बात कर लें तो कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ क्या होती? कमज़ोर हो जाती है, जो ही आगे चलकर इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। हड्डियों में कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग। तो क्वेश्चन था आपका, बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला संचारण उपग्रह IRNSS फर्स्ट एक कहाँ से छोड़ा गया? तो ये जो आपका छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से। कहाँ से छोड़ा गया था? तो श्रीहरिकोटा से। जो यह श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। अगर पूछ दे बेंगलुरु में क्या है? तो बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। हैदराबाद में राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र है। अहमदाबाद में अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। आपका क्वेश्चन था भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, तो वो देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित जोड़े सुमेलित करें। निम्नलिखित जोड़े सुमेलित करें। तो ए में बोल रहा है उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसमें प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट को मैच करना है। तो उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है इसका सैटेलाइट क्या था? रोहिणी। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसका सैटेलाइट क्या था? सोरस सी।
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो था इसका सैटेलाइट क्या था, चंद्रयान प्रथम। और भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान इसका सैटेलाइट क्या था, ईडूसेट। ईडूसेट क्या था, ईडूसेट जो था वो एक एजुकेशनल सैटेलाइट था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है, किस राज्य में है हासन, तो ये कर्नाटक में है। इसरो का जो मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन है वो कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो पहला दिया हुआ संस्थाएं और दूसरा दिया हुआ स्थान। तो इसरो का स्थान कहाँ, इसरो बेंगलुरु में है, अभी जस्ट हमने बात किया था। IUCO का स्थान कहाँ है, पुणे में है। जबकि IUAC पूछेगा तो नई दिल्ली में है। और VSSC यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक फ्यूज हो जाता है, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है, तो अन्य सभी बल्ब जलते हैं। अन्य सभी बल्ब क्या होंगे, जलेंगे, ना कि अन्य सभी बल्ब भी फ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसीलिए अन्य सभी बल्ब जलेंगे और जो फ्यूज हुआ है वो फ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। इसका आंसर हो जाएगा ए, मुख्य अक्ष के समांतर। पूछ रहे अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति है, तो कितना हो जाएगा, 1800 मीटर पर सेकेंड, 1800 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो यह संप्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संप्रेरण कहलाता है। तो डिटेल्स में इसके कुछ देखते हैं। संप्रेरण होता क्या है, कंप्रेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेशन। तो यह ध्वनि तरंग का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कण एक दूसरे के अधिक पास होता है। कण जो होता है एक दूसरे के अधिक पास होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संप्रेरण कहते हैं। और इसमें विरलन जो होता है, विरलन क्या होता है, यह ध्वनि तरंग का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कण एक दूसरे से क्या होता है, दूर होता है। क्या होता है, दूर होता है। विरलन को इंग्लिश में रेरिफैक्शन कहते हैं, रेरिफैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। द्रव और गैस में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है, संवहन। क्या कारण है, संवहन। तो डिटेल्स में करते हैं इस क्वेश्चन को। ऊष्मा का जो संचरण होता है 3 विधि से होता है। ऊष्मा का संचरण 3 विधि से होता है। पहला चालन विधि, दूसरा संवहन विधि, तीसरा विकिरण विधि। अब चालन विधि होता क्या है, डिटेल्स में देखते हैं इसको। चालन विधि, ठोस से ऊष्मा का संचरण, ठोस से ऊष्मा का संचरण चालन विधि से। और संवहन में क्या होता है, द्रव से गैस ऊष्मा का संचरण, संवहन विधि से। और विकिरण में क्या होता है, सूर्य की रोशनी से जो पृथ्वी का गर्म होना, ये विकिरण विधि के कारण ही होता है। क्यों होता है, तो इसका यानी कि विकिरण विधि को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन क्या है, भविष्य का ईंधन। इसमें मीथेन भी है, तो मीथेन के बारे में कुछ पता जानते हैं। मीथेन क्या है, मीथेन जो एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। मीथेन क्या है, एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन आपका था भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सफ़ेद फास्फोरस को
संग्रहित किया जाता है। मतलब सफ़ेद फास्फोरस को रखा जाता है कहाँ? तो पानी में। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? पानी में हमेशा रखते हैं। और पूछ देता है अगर सोडियम को कहाँ रखते हैं? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में। क्यों रखते हैं मिट्टी के तेल में? क्योंकि सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील धातु है। वायु में अगर इसे खुला छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा? आग पकड़ लेगा। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, जबकि सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें तत्वों को जो सजाया गया था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया था। अब मेंडलीव कहाँ के थे? मेंडलीव रूस के एक रसायनज्ञ और आविष्कारक थे। यह क्या थे? रूस के थे। मेंडलीव कहाँ के थे? रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। क्वेश्चन है समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इसमें समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक, या पृथक मतलब होता है अलग करना। पृथक मतलब अलग करना। तो पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जाता है अवसादन द्वारा। किसके द्वारा? अवसादन के द्वारा। और ऑप्शन में डिटेल्स करते हैं। वाष्पन द्वारा क्या होता है? तो वाष्पन विधि द्वारा नमक को जल से अलग करते हैं, वाष्पन विधि के द्वारा। आसवन द्वारा पूछ देते हैं तो जब जल में घुलनशील ठोस अशुद्धियाँ उपस्थित रहती है, अगर जल में घुलनशील ठोस अशुद्धियाँ उपस्थित हैं तो उसका जो शुद्धिकरण करते हैं हम लोग किस विधि द्वारा? तो आसवन विधि के द्वारा। और निस्पंदन विधि में क्या होता है? कोई भी तरल चीज़ में कुछ अंश होता है तो उसे छानने का काम करते हैं निस्पंदन विधि के द्वारा। तो क्वेश्चन आपका था पानी और चौक में मिश्रण को अलग किया जाता है यानी कि पृथक किया जाता है तो अवसादन के द्वारा। दोस्तों अगर आज का क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप उन्हें लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।